उस दिन नाइट शो देखकर घर लौटी तो सीधा मिराज के कमरे में चली आई। उसने आज पूरे दिन क्या क्या किया वह उसे जल्दी से बताना चाहती थी। वो डोर ओपन करके अंदर आई तो वह बेड पर लेटा छत को घूरते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। मिराज, उसके पास आकर आरवी ने धीरे से आवाज दी। उसने नजरें उठाकर आरवी को देखा तो उसे उसकी नजरों में गुस्सा और नाराजगी दोनों दिखी। तो उसने चौंक कर उसे देखा। क्या बात है मिराज, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मिराज ने जवाब नहीं दिया। क्या गुस्सा हो मुझसे? हाँ, क्यों, मैंने कुछ किया है क्या? उसकी आंखों के कोने नम हो गए। पता नहीं इस इंसान की छोटी छोटी बातों से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। मुझे रोहन से तुम्हारा घुलना मिलना बात करना पसंद नहीं है। तुम मुझसे बात ना क्या करो, वह बेचैनी से उंगलियां मसलता हुआ बोला। यह आप क्या कह रहे हैं? वह हमारा मेहमान है, कुछ दिनों के लिए आया है फिर चला जाएगा, अब मैं उससे बात भी ना करूं? ये तो गलत होगा ना, उसने परेशान होकर कहा। बस मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात तुम्हें माननी ही होगी, वह अपने उसी जिद्दी लहजे में बोला। यह सब कैसे पॉसिबल है? वह बेबसी से उसे देखने लगी। वह जानती थी मिराज उसे रूह की गहराइयों से चाहता है, मगर चाहत का यह कौन सा अंदाज था, वह समझ ना पाई। बस तो फिर ठीक है, मेरे पास क्या करने आई हो? उसके जहर बुझे लहजे पर वह रो पड़ी और उसकी तरफ देखे बगैर तेजी से बाहर निकल गई। उदास और बोरिंग दिन यूं ही गुजरते रहे। एक ही जगह पर रहते हुए भी दोनों तरफ नाराजगी जारी थी। मिराज जैसे जिद्दी और पत्थरदिल इंसान से भला कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि वह अपनी गलती मानकर उसे मना लेगा। हाँ, आरवी को जरूर इस बात का एहसास हो गया था कि अगर वह खुद ही उस पत्थर के आगे झुकने को तैयार न हुई तो ये दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन ना जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं होती थी। रोज आते जाते हुए उसे देखती थी, मगर वह तो उसकी तरफ देखे बगैर निकल जाता था। आरवी जो हर वक्त हर पल उस बेदर्द इंसान का वेट करती रहती थी कि शायद वह अपनी गलती मान ले, उसे मनाने आ जाए, मगर उस पत्थर दिल से ऐसी उम्मीद ही बेकार थी। उस दिन उसकी दोस्त मीरा को फीवर हो गया था। वह घर पर अकेली थी। आरवी को तुरंत जाना पड़ा। वह उसकी सबसे प्यारी फ्रेंड थी। शाम तक मीरा के मम्मी पापा घर आ गए तो वे वापस आना चाह रही थी, इसलिए उसने लैंडलाइन पर फ़ोन कर डाला, क्योंकि उसे कौशल के अलावा किसी और का नंबर याद नहीं था। उसका मोबाइल डेड हो गया था और कौशल रोहन के साथ बाहर गया हुआ था। दूसरी तरफ मिराज था। मिराज, हाँ बोलो, क्या बात है? आवाज़ पहचान कर उसने उखड़े उखड़े लहजे में पूछा। अभी तक नाराज हो क्या? नहीं तो फिर मुझे लेने आ जाओ। ठीक है, इस वक्त 10 बजे हैं, मैं ठीक 1 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा, तुम गेट पर मिलना। उसने कहा तो वह ओके कहकर तैयारी करने लगी। आरवी की बेचैन नजरें बार बार गेट के बाहर सड़क पर आती जाती कारों से टकराकर वापस लौट आती। 11 से 12 फिर 1 बज गया, मगर मिराज का दूर दूर तक कोई अता पता न था। वह बुरी तरह परेशान हो गई थी। ज्यादा इंतजार करना बेकार था, इसलिए वह मीरा के ड्राइवर के साथ लौट आई। घर आकर पता चला कि वो 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गया है, तो उसकी जान ही जलकर रह गई। मगर वह कर भी क्या सकती थी? और फिर जब एक एक दिन करके पूरा हफ्ता गुजर गया तो वह परेशान हो गई। उसकी बेरुखी पर उसका दिल रो उठा। जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। उसने उदासी से मिराज के कमरे की बंद खिड़कियों को देखकर सोचा, तो उसी वक्त वह आ गया अपना वही खास अंदाज लिए। हेलो पार्टनर, क्या हो रहा है? वह मुस्कुराता हुआ करीब आ गया। आरवी ने हैरानी और गुस्से से उसे देखा। चेहरे पर थकन लिए वह बड़ा ही सुकून में नजर आ रहा था। उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। क्या बात है सीटू, यह मुंह क्यों फुला रखा है? वह उसके सामने आ गया। आपको दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर मजा आता है, शिकायत भरे अंदाज में बोली। ओह, तो मैडम इस बात पर नाराज हैं कि मैं लेने क्यों नहीं पहुंचा? वह जोर से हंस दिया। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। तो इसमें हंसने की क्या बात है? वह और चिढ़ गई। आपके लिए जैसे कोई बात ही नहीं है। मुझे इंतज़ार करना पड़ा और मिस्टर खुद गायब हो गए।
वो भीगी हुई आवाज में बोली, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जहाँ दिल चाहेगा आऊँगा जाऊँगा। वह आंखों में आग भरकर बोला तो वह रो पड़ी उसकी बेरुखी पर। ठीक है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं ही बेवकूफ़ थी, जो आपको अपना सब कुछ समझ बैठी। वह वापस जाने को मुड़ गई। रुक जाओ दोस्त, उसने आवाज़ दी। उसकी आवाज़ में ऐसा प्यार था कि उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वह मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ गया तो आरवी ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। जा रही हो? वह मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ गया। मुझे इन राहों में दोबारा भटकने के लिए ना छोड़ जाना आरवी खुराना। उसने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। कितने खराब हो, कोई यूं भी रुलाता है? वह आंखों में आंसू भरे बोली तो मिराज ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दिए। प्यार भी तो इतना ही करता हूँ। वह मुस्कुराया तो वह भी हंसती। शाम का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में वह तैयार होकर बेचैनी से मिराज का इंतजार कर रही थी। आज मिराज ने खुद ही मूवी चलने को कहा था। उसे कह गया था कि 5 साढ़े 5 बजे तक तैयार रहे, मगर अब 6 बज चुके थे और वह गायब था। हेलो, जानी पहचानी सी आवाज पर उसने पलटकर देखा। हेलो रोहन, सामने उसे देखकर उसने धीरे से कहा। भाई, कहाँ की तैयारी है? रोहन ने उसे जांचती परखती नजरों से देखा। वो नेट का फुल स्लीव टॉप और जीन्स पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहन तो उससे अपनी नजरें हटाना ही भूल गया। वह विराज के साथ डिनर पर जाना था। अच्छा, वैसे वक्त तो हो गया है। घड़ी पर एक नज़र डालकर बोला, मालूम नहीं क्यों देर कर दी। हो सकता है तुमसे ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो। वह अजीब से अंदाज में बोला, नहीं, उन्होंने मुझसे वादा किया है, वह जरूर आएंगे। अच्छा, तो उसकी चाहत के जाल में इतनी आगे निकल चुकी हो कि एक बदतमीज और घटिया इंसान पर इतना यकीन कर बैठी हो। वह अजीब सी हंसी हंसा। मुझे उन पर खुद से ज्यादा भरोसा है, वो सख्ती से कहकर अंदर आ गई। तब रात 11 बजे मिराज घर आया और थका थका सा उलझा उलझा सा चेहरा लिए वह आरवी के कमरे में आ गया। हेलो आरवी, बात मत कीजिए मुझसे। क्यों, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? वाह, इतना भी मत बनिए। मुझसे वादा करके खुद गायब हो गए। उसने मुंह फुलाकर कहा। ओह सॉरी, वेरी सॉरी, मैं भूल गया था। वो उसके पास सोफे पर आकर बैठ गया। शर्मिंदगी दूर दूर तक नहीं थी उसके चेहरे पर। हाँ, एक दिन इसी तरह मुझे भी भुला देना, आरवी ने शिकायत की। जाना, जिस दिन मैंने तुम्हें भुला दिया वो दिन मिराज की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो एकदम बेचैन हो गया और उसके नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर कहा। तो आरवी की आंखों की चमक बढ़ गई। बहुत सारे दिन यूं ही गुजर गए। वह बहुत बिजी हो गया था। उसके फाइनल ईयर के पेपर थे। वह रातों को बाहर रह रहकर पढ़ रहा था। ऐसे में वह बहुत बोर हुआ करती थी। उस दिन भी वो अपने कमरे में कालीन पर आधी लेटी मोबाइल पर म्यूजिक सुनने में मगन थी कि हल्की सी दस्तक के साथ रोहन अंदर आ गया। आरवी, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं, क्यों? सब ठीक तो है? वो सीधी हो गई। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए, वो अपने बिखरे बाल समेटते हुए बोली। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने गहरी नजरों से आरवी को देख, मगर वह तो शॉक्ड हो गई थी। चेहरे की रंगत गुस्से में लाल पड़ती जा रही थी। आपको यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी मुट्ठियां भिंच गई। क्यों, मुझ में आखिर बुराई क्या है? मैं उस बददिमाग और बदतमीज इंसान से तो लाख गुना बेहतर हूँ। उसने झुककर कटीली मुस्कुराहट के साथ कहा तो आरवी का पूरा जिस्म गुस्से में कांपने लगा। शट अप, अगर दोबारा ऐसी बातें की तो आंखें निकाल लूंगी, उसने फुंकार कर कहा और रूम से बाहर निकल गई। और फिर उसी दिन कल्याणी जी ने बकायदा उन दोनों की शादी का अनाउंसमेंट कर दिया। तो आरवी और मिराज दोनों ही सकते में आ गए। सब खुश थे कि रोहन से अच्छा जिंदगी का साथी कोई नहीं हो सकता था, मगर वह किसी तरह भी तैयार नहीं हो रही थी। देखो बेटे, हम तुमसे कोई दुश्मनी तो नहीं कर रहे ना? कैलाश जी ने प्यार से कहा तो वो जोर जोर से रो पड़ी।
रोहन तुम्हें खुश रखेगा। कौशल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। क्यों, क्या तुमने उससे मेरी खुशियों का कागज लिखवाया है? वह चल भुनकर बोली। खुशियां और गम तो भगवान की तरफ से होते हैं आरवी। तुम्हारी शादी हर हाल में रोहन से ही होगी। कल्याणी जी का यह फैसला अटल था। वह सीधी मिराज के पास चली आई। मिराज, मुझे छुपाकर यहाँ से दूर ले जाओ, बहुत दूर। यह प्यार के दुश्मन तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। वह उसके हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी तो मिराज तड़प सा गया। अब ये किस्मत कौन सा खेल खेलने चली थी। वह तो हमेशा से ही प्यार के मामले में खाली हाथ रहा था। वह जो उसके दुखों की साथी थी, जिसने उजाले की राहें दिखाई थी, जिसने पूजने की हद तक उससे टूट कर प्यार किया था, वही उससे छीनी जा रही थी। उसका दिल दर्द से भर गया। नहीं आरी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ऐसा होने से पहले रोहन को कत्ल कर दूंगा। इस दुनिया को आग लगा दूंगा, तहस नहस कर डालूंगा सब कुछ। उसकी भूरी आंखें गम व गुस्से से लाल हो रही थी। लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। मैं बात करता हूँ अंकल जी से। अगर वह ना माने तो मैं बड़े से बड़ा कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्हें मेरी यह बात हर कीमत पर माननी होगी, वरना मैं क्या कर दूंगा मैं भी नहीं जानता। वह उसे तसल्ली देता हुआ बाहर निकल गया तो वह भी उसके पीछे पीछे चली आई। मिराज सीधा कैलाश जी के कमरे में चला गया और वह बाहर ही रुक गई। कहो, क्या बात है? उन्होंने चेहरे से अखबार हटाकर पूछा। मैं आरवी से शादी करना चाहता हूँ। वह डटकर खड़ा था, लहजे में सख्ती थी। तुम एक आवारा इंसान होकर, उन्होंने गुस्से से कहना चाहा। देखिए अंकल, आप मेरे बड़े हैं, इसलिए मैं यह सब बातें बर्दाश्त कर जाता हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता तो फिर। उनकी बात काटकर वो गुस्से में बोला। आखिर तुम्हारी औकात क्या है? किस बेस पर तुमने मेरी बेटी से शादी की ख्वाहिश की है? कैलाश जी भड़क उठे थे। प्यार के बेस पर। मुझे आर्मी से प्यार है और उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। वह अपनी इंसल्ट पर लाल चेहरा लिए गरज कर बोला। प्यार? उनके होठ भींच गए और फिर वो आपे से बाहर हो गए। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे फिजूल इंसान से बात करना भी पसंद नहीं करता। गेट आउट। कैलाश साहब, अगर आप नहीं माने तो मैं आरवी को भगाकर ले जाऊंगा। मिराज गुस्से में पुकारा था। पापा, मिराज ठीक कह रहे हैं। मैं भी इन्हें चाहती हूँ। अगर मुझे यहाँ ना मिले तो मैं मर जाऊंगी पापा। आरवी भी हिम्मत करके अंदर आ गई। शट अप आरवी, तुम अपने कमरे में जाओ। कैलाश जी गुस्से में दहाड़े। पापा, अगर आप मेरी जिंदगी चाहते हैं तो आपको मेरी ये बात माननी होगी। वो मजबूत लहजे में बोली तो कैलाश जी कुछ पलों के लिए चुप हो गए। फिर बोले, क्या तुम इसके साथ खुश रहोगी? हाँ पापा, मैं इनके साथ आग पर भी चलने को तैयार हूँ। ठीक है, जो तुम चाहोगी वही होगा। वह मरे मरे लहजे में बोले और तेजी से बाहर निकल गए। हम जीत गए मिराज, हमारा प्यार जीत गया। अब हमें किसी का डर नहीं। कैलाश जी के फैसले पर उनके चेहरे पर खुशी के फूल खिल गए थे। कल्याणी जी को पता चला तो उन्होंने खूब हंगामा मचाया, मगर कैलाश जी ने किसी की नहीं सुनी और बड़ी सादगी से सगाई की रस्म अदा कर दी। फिर अगले ही दिन रोहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ना जाने कैसा दर्द उठा था कि उसे उसी समय ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर ने उसकी हालत सीरियस बताई। शीतल आंटी बहुत परेशान थी। दोपहर को रोहन की तबीयत जब थोड़ी ठीक हो गई तो सबको जरा शांति मिली। आरवी भी 2 दिनों से शीतल आंटी के साथ हॉस्पिटल में ही थी। रोहन सो गया तो आंटी ने घर जाने की बात कही। वो हैरान हो गई, मगर फिर सोचा कि शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। 1.5 घंटे बाद जब आंटी वापस आई तो चेहरे पर काफी सुकून था। हालांकि रोहन की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। आरवी कुछ समझ ना सकी। शाम को वह घर आई तो मिराज मौजूद नहीं था।
रात गए तक वह उसका इंतजार करती रही। दूसरा दिन भी यूं ही बीत गया। वह परेशान हो गई। बार बार यही ख्याल आता कि आखिर वह कहाँ चला गया। आरवी उसका इंतजार करके अभी अंदर आई थी कि उसकी फ्रेंड का फोन आ गया। उसका फोन अटेंड करके बाहर आई तो मिराज के कमरे की लाइट जल रही थी। वह दौड़कर अंदर आ गई। देखा तो वह बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। आरवी को देखकर उसके चौड़े माथे पर बल पड़ गए। क्यों आई हो यहाँ? उसका लहजा सपाट था। वह तड़प उठी। मिराज, वह सिसकी। चली जाओ यहाँ से, मैं पहले ही अपसेट हूँ। वह रूड लहजे में बोला। मेरी गलती क्या है मिराज? सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं शादी कर रहा हूँ टीना से। वह बहुत अमीर बाप की इकलौती बेटी है। उससे शादी करके मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। और यह लो उस कच्चे बंधन की निशानी जो कभी हमारे बीच था। उसने अपनी उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारकर उसकी तरफ उछाल दी। आरवी की आत्मा के सारे तार एकदम झंझना उठे। उसे अपना वजूद हवा में बिखरता हुआ महसूस हुआ। यह मिराज ने क्या कह दिया था? वह लड़खड़ा गई। उसके अंदर आंधियां सी चलने लगी। यह आप क्या कह रहे हैं मिराज? मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे तो कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं। वह सब ढोंग था, ड्रामेबाजी थी। उसकी जबान आग बरसा रही थी। आंखों में नफरत की चिंगारियां थी। उफ, कैसे जहर मुझे तीर चला रहा था। प्यार के सच्चे रिश्ते की ऐसी इंसल्ट नहीं की जाती। लॉयल्टी वादे ऐसे नहीं तोड़े जाते। उसने किसी तरह खुद को संभाला था। नहीं है मुझे इन वादों के टूटने का कोई दुख। वह नफरत के तीर बरसाते हुए बोला तो वह लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई। उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। सारा वजूद जैसे झुलसा जा रहा था। और फिर एक दिन यह तपिश इतनी बड़ी कि उसे होश ही न रहा। एकदम से इतना बुखार हो गया कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैलाश जी उसकी हालत देखकर रो पड़े। और फिर एक दिन आरवी के दिल की दुनिया में फिर से तूफान आ गया। पापा ने उसे अपने कमरे में बुलाया। बेटा, तुमसे एक जरूरी राय लेनी थी। कहिए पापा। बेटा, मुझे सारे हालात मालूम हो चुके हैं। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अब तुम क्या चाहती हो। मेरा मतलब है कि मिराज के बारे में। पापा, वह सिसक उठी। फॉर गॉड सेक पापा, मुझे यह नाम ना सुनाइए। मुझे उससे नफरत है। आई हेट हिम। बेचारी आरवी दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बुरी तरह से रोने लगी। बेटा, तुमने जो फैसला लिया था वह गलत था। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी फैसला हो वो तुम्हारे भले के लिए हो। तुम्हारी आंटी रोहन के लिए जिद कर रही है। अब वह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आरवी के पीले पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा। दिल से एक जख्मी आह होठों तक आई और उसने मजबूती से कुर्सी की बैग को थाम लिया कि कहीं उसका कांपता वजूद उसके दुख की कहानी ना कह दे। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है पापा, उसने दुख से कहा और बेचैन सी धीरे धीरे अपने रूम में वापस आ गई। फिर एक शाम 7 फेरों और 7 वचनों में बनकर वो रोहन की जिंदगी में शामिल हो गई। शुरू शुरू में तो रोहन ने उस पर अपना सारा प्यार लुटा दिया। वह जरा भी उदास होने लगती तो उसका दिल बहलाने के लिए ना जाने क्या क्या करता। उसे घुमाने ले जाता, डिनर पर ले जाता और तरह तरह के सरप्राइज प्लान करता। मगर जब वो इतनी चाहत का जवाब ठंडे अंदाज में देती थी तो वो झुंझला जाता। उसे तो उस शरारती और नटखट सी आरवी से प्यार था जो हर समय हंसती रहती थी, हर वक्त चहकती रहती थी। मगर यह तो दूसरी आरवी थी जो हर वक्त उदास रहती थी। बुझी बुझी सी गम की तस्वीर बनी रहती थी। उसकी आंखों से पानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। इसी वजह से उसका ज़्यादा वक्त घर के बाहर गुजरने लगा। वो सुबह जल्दी घर से निकल जाता था और रात को देर से लौटता था। घर आकर उससे बेवजह लड़ता था, उसे मिराज का ताना देकर तड़पाता था। आरवी का खून जलने लगता और फिर इसी तरह रोते सिसकते ना जाने कितने दिन गुजर गए। वह अंदर ही अंदर घुलती रही।
उसे समझ नहीं आता था कि वह मिराज की बेवफाई का गम मनाए या अपने आज को रोए। उसकी शख्सियत ही बिखर कर रह गई थी। सुनो मिराज, अगर तुमने मुझे धोखा ना दिया होता ना, मुझे ठुकराया ना होता, तो मैं यूं सहरा सहरा प्यासी भटक ना रही होती, प्यार के एक एक कतरे को तरस ना रही होती। तुम खुद आकर देख लो मिराज की कैसे मेरी जिंदगी भयानक हो गई है। वह मिरर के सामने खड़ी कब से बेमकसद बालों में ब्रश किए जा रही थी। क्यों, क्या आज फिर मिराज को याद किया जा रहा है? मगर अब वह यहाँ कहाँ तुम्हारी खूबसूरती की तारीफें करने के लिए। रोहन पता नहीं कब कमरे में आया था। तुम्हें तो ढंग से टॉर्चर करना भी नहीं आता रोहन, वह नफरत से बोली। मेरा टॉर्चर करने का यही स्टाइल है आरवी मैडम। वह तंज से मुस्कुराया तो उसकी आंखों के कोने भीग गए। किस बात पर रोना आ रहा है? क्या कोई याद आ रहा है? बड़ा जहरीला लहजा था। रोहन प्लीज, उसने चिल्लाकर कहा तो वह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। मैडम, बाहर आपके भाई साहब आए हैं, वॉचमैन ने आकर बताया तो वह ड्राइंग रूम की तरफ भागी। कौशल, कौशल, वो उसके गले लगकर हिचकियों में रोने लगी। वह परेशान हो गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने दिन मिलने क्यों नहीं आए? कोशिश के बावजूद असली बात ना बता सकी। पागल लड़की, बस इतनी सी बात है, वह हंस दिया और फिर उसे एक एक के बारे में बताने लगा। मगर मिराज का जिक्र गोल कर गया। उसने बड़ा चाहा कि उस बेवफा के बारे में पूछे, मगर वह चुप ही रही। पिछले कई दिनों से उसे बुखार था, मगर उसने एक बार भी उस घटिया इंसान से नहीं कहा था कि मुझे डॉक्टर को दिखाओ। रोहन ने उसकी बीमारी का सुना भी, मगर परवाह ना की। इस वक्त भी वह बुखार में फूंक रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वह धीरे से उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। काश तुम मेरे साथ होते मिराज, वह रोने लगी। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूँ। बाहर आसमान ऐसा था कि जैसे आज के बाद कभी नहीं बरसेगा। गाड़ी की आवाज पर उसने पोर्च की तरफ देखा तो शॉक्ड होकर रह गई। नहीं, रोहन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने गुस्से से आंखें बंद कर ली। रोहन नशे में धुत किसी लड़की को सहारा देकर कार में बैठा रहा था। वो उसके सब्र का मजाक उड़ा रहा था। तुम कितने घटिया हो रोहन, तुम गंदगी का ढेर हो। इंसल्ट के एहसास से ही सारे दुख आंसू बनकर निकल गए। रोहन, तुमने मेरी इंसल्ट की है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। रात गए जब वह घर वापस आया तो वह चिल्लाकर बोली, मैं मर्द हूँ, आज़ाद हूँ, जहाँ चाहूँ जो भी करूँ, तुम्हें क्या? उसने भी उसके बालों को पकड़कर झटका देते हुए कहा। मगर मेरे होते हुए तुम यह सब नहीं कर सकते, वह तेज आवाज में बोली। फिक्र न करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वह उसे बेड पर धक्का देकर कहता हुआ चला गया। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं पापा और कौशल को सब कुछ बता दूंगी। उसका घटिया कैरेक्टर उन्हें भी तो पता चले। तब उसने घर फोन कर डाला। दूसरी तरफ वही बेवफा था। मिराज, आवाज पहनकर वह धीरे से बोली, खुश तो हो ना तुम? खुश? वह अजीब तरह से मुस्कुराई। मेरी खुशी से तुम्हें क्या मतलब? तो तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? खुशियां तो मुझसे तभी रूठ गई थी मिराज, जब तुमने मुझे ठुकरा दिया था, जब तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था। आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर इधर उधर गिरने लगे। मैं शर्मिंदा हूँ आरवी, वह धीरे से बोला तो वह चीख पड़ी। शर्मिंदा? सिर्फ एक वर्ड कह देने से तो यह तकलीफें कम नहीं हो सकती ना, जो रोहन हर पल मुझे तुम्हारे नाम की देता है, जिसने मेरी आत्मा तक को जख्मी कर डाला है। रोज एक नया गम खून बनकर मेरी आंखों से टपकता है। अब मेरी जिंदगी में कभी भी खुशियां नहीं आएगी। आरवी, तुमने मुझसे कुछ तो कहा होता, मैं भगवान से सब कुछ मांग लेता, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे सुख। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट आ गई। मांगने से कुछ भी नहीं मिला करता। विराज, तुम्हें भी तो मैंने भगवान से मांगा था, मगर मुझे मिला क्या? सिसकती हुई जिंदगी। वह फुट फुट कर रोने लगी। मत रो आरवी, मत रो। मुझे तुम्हारे दुखों ने दुखी कर दिया है। मैं अब जगह जगह, शहर शहर, गली गली तुम्हारे लिए खुशियां तलाश करूंगा। तुम्हें हर कदम पर दुआएं दूंगा। मिराज की आवाज में दुख ही दुख था। अब कोई फायदा नहीं मिराज,
उसने खटाक से मोबाइल टेबल पर फेंक दिया और वहीं बेड पर बैठकर आंसू बहाने लगी। और फिर अगले दिन पहली खबर यह थी कि मिराज घर छोड़कर चला गया था और उसके जाने के 1 महीने के बाद उसकी डेथ की खबर आ गई। वो तो शॉक्ड रह गई। उससे उसकी जिंदगी छिन गई। वह पागलों की तरह दीवारों से सर टकरा टकरा कर रोने लगी। फिर वह ऐसी बिखरी कि हफ्तों अपना होशो हवास ना रख सकी। यह सदमा बहुत जानलेवा था। उसने घर जाना चाहा तो रोहन ने उसे नहीं जाने दिया था। भगवान के लिए मुझे एक बार, सिर्फ एक बार घर जाने दो, वह पागलों की तरह चीखी। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी मर्जी के बिना इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। वह गुस्से से बिफर गया। नहीं रोहन, अब और नहीं, हर कीमत पर घर जाऊंगी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी तो रोहन ने चीख कर कहा, कान खोलकर सुन लो, दोबारा इस घर में आने की इजाजत नहीं होगी। हाँ हाँ, अब मैं खुद भी इन दुखों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तुम मुझे तलाक क्या दोगे? मैं खुद ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नफरत है तुमसे, सख्त नफरत। वह शादी के बाद पहली बार अपने घर आई थी। आरवी मिराज की एक एक चीज से लिपटकर रोने लगी कि उनमें उसकी खुशबू थी, महक थी। यह कैसा गम था कि किसी पल आराम ही न था। ऐसे कितने दिन रोते हुए गुजर गए। एक दिन उसकी अलमारी देखते हुए सबसे नीचे के ड्रॉअर में काले रंग की एक डायरी हाथ लगी। अनजाने एहसास के तहत उसने उसे खोला तो मिराज की राइटिंग उसके सामने थी। सुनो पागल लड़की, यह जो प्यार है ना, यह बहुत अजीब होता है। और प्यार करने वाले चेहरे नहीं देखा करते, दिलों में उतर जाते हैं। और मैंने भी तुम्हारे दिल में उतरकर तुम्हें पाया है। दूसरे पेज पर लिखा था, मैं बहुत हारा हुआ इंसान हूँ आरवी खुराना। अपनों के प्यार को पाने के लिए बूंद बूंद तरसा हुआ इंसान। तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार ना करो कि मैं पागल हो जाऊं। इसके बाद बहुत से पेज खाली थे। फिर लिखा था, आरवी, किस्मत मुझे तुमसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है, मगर मेरी बेबसी देखो कि मैं उफ भी नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह एहसास है मेरे इस कदम से तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी, मगर मैं मजबूर हूँ। अपने किए हुए जुर्म की दास्तान किसे सुनाऊं? इसीलिए मैं इसे कलम के हवाले कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल दर्द की ज्यादती से फट जाए। मेरी बर्बादी की दास्तान उस वक्त से शुरू होती है जब रोहन बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तब शीतल आंटी बहुत दुखी और परेशान थी। बेटे की जिंदगी उन्हें दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी थी। माँ है ना, वह उनकी जिंदगी का इकलौता सहारा था। उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि जैसे भी हो रोहन की जिंदगी बचाई जाए। बेटे के प्यार ने माँ को खुद गर्ज बना दिया और ममता सवाल बनकर मेरे पास आ गई। मेरे लिए यह बात किसी कयामत से कम नहीं थी कि रोहन आरवी को चाहता है और प्यार में नाकामी से दिल का रोग लगा बैठा है। तुम जानती हो आरवी, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तुम्हारी कसम देकर तुम्हें मुझसे मांग लिया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। दिल डूब डूब गया और मैं जो तुम्हारी नज़र में पत्थर था, ऐसा पिघला कि मेरा वजूद मिट गया। अपनी जिंदगी को आंटी के हवाले करते हुए मेरा दिल इतनी बुरी तरह तड़पा जैसे पानी बिन मछली तड़पती है। तुम क्या जानो आरवी कि बेवफाई का अमल कितना जानलेवा होता है। यह तो खुद को अपने हाथों खत्म करने वाली बात है। अब तुम ही फैसला करो आरवी। मैं जो माँ की ममता से अनजान था, एक दुखी माँ की तमन्नाओं को क्यों ठुकरा देता? यही वजह थी कि मैंने तुम्हारे साथ वह सब झूठ बोला। मैंने ऐसा बिहेव किया तुम्हारे साथ कि तुम खुद ही मुझसे नफरत करने लगी। मैंने अपनी खुशियाँ बेचकर दुख खरीदे हैं। आरवी, दुखों का यह सौदा तो बहुत महंगा पड़ा है मुझ पर मुझे यह दुख जान से भी प्यारे हैं। यही बेहतर है आरवी कि तुम मेरे घटिया किरदार को याद करके मुझसे हमेशा ही नफरत करती रहो कि मैं तो जन्म से ही इस काबिल था और इसी काबिल रहूंगा। आगे आंसुओं से सारी लिखावट धुल चुकी थी। उसके आगे लिखा था, जब यह मालूम हुआ कि मेरी वजह से मेरी आरवी खुश नहीं है तो मेरी नस नस में बेचैनी दौड़ गई। एक शिकायत होठों पर आ गई कि तूने मेरी कुर्बानी क्यों बेकार जाने दी। फिर बहुत से खाली पेजों के बाद लिखा था, मेरी जिंदगी तो आरवी की जिंदगी में तूफान लाने की वजह है।
कोई उसे मेरी वजह से टॉर्चर करे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। यह आखिरी लाइन थी। आरवी फुट फुट को रो दी। मिराज, तुमने यह सब क्यों किया? आखिर क्यों मेरे लिए तुमने खुद को तबाह कर डाला? मिराज, तुम एक बार मुझसे अपने दिल की बात कहकर तो देखते, फिर देखते आरवी तुम्हारे लिए क्या करती। वह सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आती। तुम बहुत गहरे निकले मिराज। आरवी की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसे अपना होश था, ना किसी और की खबर। कैलाश जी और कल्याणी जी उसकी हालत देखते तो पछतावों के बादल दिल पर छा जाते। वह उनकी इकलौती बेटी थी। कौशल भी आरवी की हालत देखकर खुद को कोसता। काश उसने मिराज के साथ इतना बुरा व्यवहार न रखा होता, तब शायद वो इस देश को छोड़कर नहीं जाता और हालात इतने भयानक रूप नहीं लेते। वह दिन तो घर भर के लिए कयामत का दिन था, जब रोहन ने डाइवोर्स पेपर्स भिजवाए। कैलाश जी यह सदमा बर्दाश्त न कर सके। उनको हार्ट अटैक आया। कल्याणी जी के लिए यह दूसरा सदमा था। एक तरफ पति की बीमारी, दूसरी तरफ बेटी का घर उजड़ने का गम। कौशल की गम व गुस्से से बुरी हालत थी। वह बार बार मुट्ठियां भींचकर कहता कि वह रोहन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सिर्फ आरवी थी, जिसे रोहन के इस कदम पर कोई गम नहीं था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। कैलाश जी की हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। अचानक उन्हें फिर से अटैक हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास का मशवरा दिया। आरवी ने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। दिल में कसक उठती तो वह अब भी सारी रात रोते हुए गुजार देती। फिर एक दिन वह लोग लंदन के लिए रवाना हो गए। अजनबी देश, अजनबी लोग। आरवी और कल्याण जी बहुत परेशान थे। हालांकि डॉक्टर आनंद और वह जैसा भी है मेरा दोस्त है। दोस्त या उससे ज्यादा। शट अप। रोहन की बात पर वह गुस्से में तमतमाती हुई अंदर चली गई। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे। मौसम इतना रोमांटिक हो रहा था कि वे कंबल को फेंककर जल्दी से उठ खड़ी हुई और बालों पर कंघी करके बाहर निकल आई। गुनगुनाते हुए उसने अभी एक गुलाब को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वही जान का दुश्मन उसे गाड़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। हेलो मिराज। वह भागकर उसके करीब चली गई। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह सीरियस था और वह दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठने लगा तो आरवी ने जल्दी से उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीन ली। यह क्या बदतमीजी है आरवी, वह गुस्से में बोला। एक शर्त पर चाबी दूंगी कि पहले मुझे घुमाने ले चलिए। वह शरारत से मुस्कुराई। देखो, मुझे किसी का इतना फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं। उसका अंदाज बड़ा कड़वा था, मगर मुझे तो है। जब तक हाँ नहीं बोलेंगे मैं चाबी नहीं दूंगी। उसने वहां से भागने के लिए कदम बढ़ाए तो मिराज ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसकी चोटी पकड़ ली। लाओ चाबी दो मुझे। छोड़िए ना मिराज, दर्द हो रहा है। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसकी आवाज भीग गई। पहले चाबी दो, वह सख्ती से बोला तो उसने गुस्से से चाबी जमीन पर पटक दी और हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी। काफी देर बीत जाने के बाद मिराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तो पहले ही भटका हुआ एक इंसान था। मिराज, तुम ऐसे कब बन गए? क्या तुम्हें इस नाजुक सी लड़की के इमोशंस की बिल्कुल खबर नहीं? यह पागल सी लड़की जो तुम्हें बहुत टूट कर चाहती है। दिल की आवाज पर वो शर्मिंदा सा हो गया। आरवी। एकदम पलटकर उसने उसे कंधे से थामकर अपनी तरफ किया। आरवी, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूँ, एक नफरत के काबिल इंसान। वह खामोशी से आंसू बहाती रही। आरवी, माना कि तुम मुझे अपना समझती हो, मगर बुरे लोगों को इतना ज्यादा नहीं चाहा जाता। उसकी आवाज भीग गई। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप अच्छे हैं या बुरे, कि आप हमेशा से ही मेरे दिल में बसे हैं, उसने रोते हुए कहा। सच? मिराज ने उसकी आंखों में झांककर इस बात का यकीन करना चाहा। हाँ, वह धीरे से मुस्कुरा दी। तो आओ, इस खुशी में कहीं घूम आते हैं।
वह उसका हाथ पकड़कर बोला और कार का डोर ओपन कर दिया। तो वह हंसती हुई उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई और फिर पता नहीं कब तक वो यूं ही सड़कों पर बिना वजह ही घूमते रहे। मिराज बार बार एक ही खूबसूरत रोमांटिक गाना लगा देता। ओह गॉड मिराज, प्लीज यहाँ क्या सुन रहे हैं? बंद कीजिए। उसने श्रम से लाल लाल गालों के साथ लंबी लंबी पलकें उठाकर उसे देखा, जो सामने देखने के बजाय उसे ही देख रहा था। क्यों, क्या गाना अच्छा नहीं लग रहा? उसने मुस्कुराते हुए वही सॉन्ग दोबारा प्ले किया। नहीं, अच्छा है, मगर वह होठों को दांतों तले दबाकर लाल पड़ गई। बेवजह ही शर्म आ रही थी। यह लिरिक्स मेरे दिल की आवाज़ है आरवी जी, ध्यान से सुनो। उसने झुककर बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा। ठीक है, लेकिन आप कार तो ध्यान से चलाओ और स्पीड कम करो। उसकी निगाहों की तपिश से बौखलाकर आरवी जल्दी से बात काटते हुए बोली, ये तुम इतना डरती क्यों हो? इसलिए कि मुझे आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है और अपनी उसकी परवाह नहीं। चलो फिर तैयार हो जाओ, मैं सामने वाले पेड़ से गाड़ी टकराने वाला हूँ। दोनों साथ ही मर जाएं तो अच्छा है। मिराज, वह कांप गई। इस आदमी का कोई भरोसा भी नहीं था। कहीं सचमुच गाड़ी टकरा दी तो? क्यों, डर गई? वो हंसने लगा। अपने लिए नहीं डरती, पर आप। उसका गला रूंध गया। अरे सिलीकर, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बेकार में ही सीरियस हो गई। सच में मेरी ऊपर वाले से यही रिक्वेस्ट है कि तुमसे पहले मुझे मौत आ जाए। प्लीज़ मिराज, आरवी ने तड़पकर जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अरे पागल, मैं अभी थोड़ी मर रहा। वह जोर से हंस दिया तो वह रोने लगी। बस ऐसी बातें मत किया करो, आप ही तो मेरी जिंदगी हैं। तुम तो पूरी पागल हो यार, कभी ना कभी तो मरना ही है ना। अच्छा यह बताओ, अब घर चले वापस? वह बात पलटते हुए बोला तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। वह अभी तक खुद को नॉर्मल नहीं कर पाई थी। उस दिन मूवी देखकर घर वापस लौटी तो सीधी मिराज के कमरे में चली आई। उसने आज पूरे दिन जो कुछ किया था वह उसे जल्दी से बताना चाहती थी। वो डोर ओपन करके अंदर आई तो वह बेड पर लेटा छत को घूर रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मिराज, उसके पास आकर धीरे से आवाज़ दी तो उसने नज़रें उठाकर आरवी को देखा। उसे उसकी नज़रों में गुस्सा और नाराज़गी दोनों दिखी। जारी है।